सभी मित्रों को, भारत के सभी किसान साथियों को आज हम जीरो ग्राउंड जिसे बोलते हैं, आप लोग जान रहे होंगे जो माहौल बना हुआ है किसान बिल को लेकर। तो एक्चुअल में जो किसान हैं, जो खेतों के अंदर हैं, उनकी इस विषय पे क्या राय है, इसके समर्थन में या इसके विरोध में, क्योंकि जो इस क्षेत्र में एक्चुअल में है वही बता सकता है कि इससे फ़ायदा है या नुकसान है। हम आपको मिलाते हैं भाई राजेश सिंह ठाकुर से, जो स्वयं फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं और पूरे शहर में किसान के रूप में ही जाना जाते हैं। तो मैं भाई राजेश सिंह से जानना चाहूँगा कि अभी जो ये माहौल चल रहा है किसान बिल के ऊपर, तो आपका अंतरात्मा और आपके मन की आवाज़ इस बिल के समर्थन में है या खिलाफ में, क्या विचार है? क्योंकि आप खेतों पे रोज़ ही नज़र आते हैं और आज भी आप अपने यहाँ काम ही कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा और अपने साथियों को ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअल इसका पोजीशन क्या है। भाई राजेश सिंह। नमस्कार किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत माता, वंदे गौ मातरम। जैसा कि भाई राजीव शर्मा जी ने आप लोगों को बताया कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूं, जिसमें गौ आधारित कृषि है, और मैं बीते 4-5 वर्षों से सब्जी, फल, गौ पालन इससे जुड़ा हुआ हूं। मैं जहां तक अपनी पीड़ा, जो सभी किसानों की समस्या है, उससे आप लोग को अवगत कराना चाहूँगा। किसान लगातार खेतों में खून पसीना बहा के मेहनत करके अन्नदाता उपज पैदा करता है। उसको अगर इस देश में आज तक आज़ादी के बाद से लगातार परेशानियां जो आती हैं, वो परेशानियों को भोग रहा है, और अगर कोई सरकार इसमें एक कदम किसानों को बढ़ाने के लिए उठाती है, उसका विरोध करना कहां तक जायज है, ये मेरे समझ से परे है। देखेंगे किसान बिल में 3 प्रमुख नीतियां हैं। एक तो है किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, उसको आज़ादी होगी, अपना फसल वो कहीं भी बेच सकता है। दूसरी, जो बीच के बिचौलिए हैं, जैसा कि मेरी सब्जियां, खासकर मैं केला को, यहाँ की मंडी है तिफरा मंडी बिलासपुर की, वहाँ केले की फसल मेरी जाती है यहाँ से कट के। उस फसल का मूल्य कभी तो 20 रुपए किलो आता था, कभी 10 रुपए किलो आता है, कभी 8 रुपए आता है। वर्तमान में 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। आधे किसान अपनी केला की फसल को उजाड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। कारण क्या है? आज बाजार में आप जाएंगे, आज भी बाजार में केले की स्थिति ये है कि 10 से 20 रुपए किलो केला बिक रहा बाजार में, मगर किसान को 1 रुपए क्यों? इसी संदर्भ में जब केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक अच्छी नीति बनाई है, उस नीति का विरोध करना, और खासकर ये देखा गया है कि पंजाब और हरियाणा के किसान, जो देश के एक सबसे बड़े अनाज के उत्पादक हैं, और सबसे ज़्यादा अगर वहाँ एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसमें उनकी अनाजों की खरीदी की जाती है। आज भारत भर के किसान इस बिल के समर्थन में इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्हें भी अपने उपज का सही कीमत, पहली बार अन्नदाता को अपनी उपज का कीमत तय करने का अधिकार मिलेगा इस नीति से। आज जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अर्थ यह है कि अगर मैं चाहूँ अपनी ज़मीनें मैं कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, मान लीजिए मेरे पास 10 एकड़ की ज़मीन है, 10 एकड़ में कोई कॉन्ट्रैक्ट मेरे से 5 वर्षों के लिए करता है, 5 वर्षों के लिए 10 एकड़ की मेरी ज़मीन में बोलता है कि भाई मैं 10 एकड़ में आपके केला की उपज लेना चाहूँगा। एक कीमत तय होता है, कीमत तय हो गया, मान लीजिए 15 रुपये किलो या 20 रुपये किलो या 10 रुपये किलो। तो मेरे को बाज़ार नहीं देखना पड़ेगा, वो बाज़ार में आकर मेरी उपज का, मेरे खेत में आकर मेरी उपज को अपनी गाड़ी से लेके जाएगा, यहाँ कांटा होगा, यहाँ से मुझे पैसा मिल जाएगा। उसके लिए अगर मैं चाहूँ तो भाई मेरे को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो मेरे को करना ना, किसान और व्यवसायी इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो शर्तें वो भी रखेंगे, शर्तें मैं भी रखूँगा।
शर्तें मैं रखूंगा। मेरे को उसके लिए बीज, खाद, इसके लिए भी कॉन्ट्रैक्टर से पैसा चाहिए। भाई 25% मेरे को वो कीमत भी दे सकता है कि भाई बीज, खाद मैं उपलब्ध कराऊंगा। जब पेमेंट होगा वो परसेंट उतनी राशि वो काट लेंगे। भाई मेरे को अपने अनाज को लेके भटकना नहीं पड़ेगा, अपने सब्जियों को लेके बाजार में भटकना नहीं पड़ेगा। मेरे को एक मार्केट, मेरे को अपने ज़मीन से ट्रांसपोर्टेशन करके नहीं ले जाना पड़ेगा। मेरे को एक सही कीमत मेरे खेत में मिल जाएगा। किसान मेहनत कर पाएगा खेत में, उसको मार्केट की चिंता नहीं रहेगी। उसको ये चिंता नहीं रहेगी कि मैं सब्जी लेकर जाऊंगा, मेरा सब्जी 1 रुपये 2 रुपये में, तो मेरे को खेत में ही, जैसे आप बीच में टीवी में देखे होंगे, गोभी वाला किसान अपने खेत में ही गोभियों के ऊपर ट्रैक्टर चला रहा था। तो हमको बाजार की चिंता नहीं रहेगी। किसान अपने खेत में मेहनत करके अपनी उपज को अच्छा पैदावार ला सकेगा, अच्छी मेहनत कर सकेगा, और उसको बाजार की कीमतों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये फायदा है। दूसरा, जो बिचौलिए हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था कि आज मेरा केला 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 5 रुपये किलो में जा रहा है, बाजार में 15 रुपये 10 रुपये। आखिर ये बीज का पैसा किसकी जेब में जा रहा है? उन्हीं के जेब में जा रहा है जो हड़ताल करते, इस नीति का विरोध करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरे किसान साथियों, आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है, इस नीति के समर्थन में आगे आएँ। और पहली बार किसी सरकार ने ऐसा हृदय दिखाते हुए किसानों के प्रति अपना प्यार, अपना समर्थन, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती। गाँव में निवास इसलिए करती कि गाँव में खेत है, गाँव में कृषक है, वो मेहनत का अन्नदाता है, जो आज भारत की देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप सब इस नीति का समर्थन करें। इतना ही करके मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूं राजेश भाई, कि ये जो एक देश भर में एक माहौल बना हुआ है, ये भ्रम की स्थिति है, विरोध है, या अपनी राजनीति चमकाना है, कि बिचौलियों की दुकानें बंद होना है? आप एक किसान होने के नाते, चूँकि आपका जीवन कई सालों से किसानी में भी बीता है, तो आज जो आप तकलीफ़ आपने अभी तक बताया वो तो एक समझ में आती है, मगर अभी जो देश भर की न्यूज़ चैनलों में हम देख रहे हैं, उसमें कई लोग ऐसे हैं कि जो देख के ही नहीं लगते कि वो किसान हैं और इस नीति का विरोध कर रहे हैं। तो वो एक्चुअल में आप किसान होने के नाते क्या कहना चाहते हैं, कि ये कहीं से भी 1-2% कुछ सही बात कर रहे हैं, या सिर्फ किसी एक पार्टी से और किसी एक सरकार से चिढ़ निकालने के लिए सब किया जा रहा है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र दिखाई पड़ती है। जो बेचारे मेहनत कश किसान हैं, उनको अपने उपज का सही मूल्य चाहिए, उनको बरगला के, उनको भ्रमित करके इस नीति के विरोध में खड़ा किया जा रहा है। आप उस धरना आंदोलन में देखेंगे, बड़े बड़े स्पेशल ट्रैक्टर वाले किसान लोग हैं, बड़े ऊंचे, वहाँ कभी पनीर खा रहे हैं, कभी पार्टियां चल रही है। मैं नहीं कहता वहाँ 100% किसान नहीं है, वहाँ 90% किसान है, मगर किसानों को भ्रमित किया गया है, किसानों को बरगलाया गया है। इस नीति को सही, इसलिए बार बार केंद्र सरकार इसमें आग्रह भी कर रही है कि आइए बैठ के, उनका केवल एक ही मांग है, इस नीति को वापस लो। क्यों वापस लें? पहली बार कुछ अच्छी नीति इस देश में बनी है किसानों के लिए, और किसानों के लिए, किसानों की सरकार के द्वारा बनाई गई इस नीति का हम पुरजोर समर्थन करते हैं, और सभी किसानों से आग्रह करते हैं ऐसी नीति का समर्थन करेंगे कि आने वाले दिनों में जब अन्नदाता अपने अनाज की, अपने फसल की, अपने साग सब्जी की कीमत तय कर सकेगा, और इस समाज में ससम्मान, जैसा कि पहले की एक कहावत है, छोटी सी कहावत, पुराने लोग कहा करते थे, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निम्न नौकरी। आज उल्टा हो गया है। सारे युवा पहले नौकरी खोजते हैं, पहले सरकारी नौकरी खोजते हैं, उसके बाद नहीं हुआ तो व्यापार, और कुछ नहीं कर सके तब खेती में आना चाहते हैं। ये मिथक टूटना चाहिए, और जितने युवा हैं जो ऊर्जावान हैं वो आए इस खेती में, क्योंकि भारत का भविष्य खेतों में है, किसानी में है। और अपने भारत देश में प्राकृतिक खेती, मैं ये भी आग्रह करूंगा कि गौ आधारित खेती करें। ये जो रासायनिक खाद है इनका उपयोग बंद करें, जैविक खेती करें, ताकि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। ये जो महामारियां जो आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे मानव जीवन की गलतियां हैं, जो हम रासायनिक खादों के ऊपर आश्रित हो रखे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गोबर खाद से या गौमूत्र से कोई भी पैदावार नहीं हो सकती, उससे दुगनी पैदावार हो सकती है। इसमें जमीन की उर्वरा क्षमता बढ़ती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। आप देखेंगे, मेरे कभी भी आप आइए, मेरी छोटी सी एक गौशाला है, छोटा सा प्लाट है,
वहाँ मैंने प्रयास किया है। वैसे तो मैं शहर से जुड़ा हुआ हूँ, मगर मैं गांव में से बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पर्यावरण से अत्यंत प्रेम है। उस पर्यावरण को सुधारने के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, कि देशी गौवंश जो हमारी भारतीय नस्ल की गौवंश है उन्हें पालें, उनका उत्तम दूध जो हमारे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, उस दूध का सेवन करें और कहीं ना कहीं आप पर्यावरण को सुरक्षित करने का प्रयास करें। आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि जैसे कि टीवी डिबेट में या अखबारों में सारी न्यूज आती है, ये उनका काम है, पर धरातल में और हकीकत में आप किसानी करते हैं और आपके कई किसान दोस्त यार बंधु होंगे जिनसे आपकी चर्चा हुई होगी, तो उनकी स्थिति इस विरोध प्रदर्शन और भ्रम को लेके कैसी है? क्या वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि असली और नकली के बीच की खाई क्या है, या जो भ्रम फैलाया जा रहा, क्योंकि चूंकि आप किसान हैं और आपका लोगों से भी संबंध होगा, तो उनकी मनोदशा क्या है, इस पर थोड़ा सा दो शब्द बोलिए। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जितने अन्नदाता और जिनसे भी मेरी इस संबंध में चर्चा हुई, सभी किसान बिल के समर्थन में हैं। पहली बार किसी संवेदनशील सरकार ने किसानों के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। इस कदम के लिए सब उत्साहित हैं। केवल पंजाब और हरियाणा साइड के किसान, कुछ किसान नहीं कहूँगा मैं उन्हें, वो कहीं ना कहीं बिचौलिया हैं, जिन्होंने किसानों की गाढ़ी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई को अपने जेबों में भरा है। उनको तकलीफ हो रही कि किसान कैसे, इस देश में किसान कैसे आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं, किसान कैसे आगे बढ़ जाएंगे। हम जो बैठ के खाते थे, मेहनत करे किसान और खाते पीते ये थे, बड़े आदमी ये थे। किसान बेचारा जीवन भर अपना जमीन में खेती करते करते उसका आजीवन निकल जाता है, मगर वो 1 एकड़ जमीन नहीं खरीद पाता। और ये बिचौली आज करोड़ों की संपत्ति जायदाद में ऐशो आराम कर रहे हैं। इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं और इन्हें बड़ी बड़ी सुविधाएं मिली हुई है, मगर किसान कहीं ना कहीं आज भी आत्मनिर्भर नहीं हो सका है। आज भी वो आर्थिक बोझ में, कर्ज में दबा कुचला रहता है। अंत में मैं आपसे एक बात और पूछूंगा राजेश भाई, आपने इसके पहले की जो किसानी की है और ये किसान का बिल जो आ रहा है, आप भी व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं और आकलन भी कर सकते हैं, तो आपको ऐसा क्या महसूस होता है कि आपकी उन्नति होगी या कहीं फंस जाएंगे? जैसा कि लोग भ्रम फैलाएं कि आपकी ज़मीनों पे कब्जा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चक्कर में लोगों, किसानों को, गरीब और अनपढ़ किसानों को बताया जा रहा कि जो बिचौलिया होंगे आपकी ज़मीन को अपना बना लेंगे। तो ऐसी बहुत सारी भ्रम की बातें हैं, ताकि उनको लगता है कि हमारा फसल भी नहीं हो पाएगा और ज़मीन भी नहीं रह पाएगी। आप चूँकि एक किसान हैं, आपको अभी तक आपने जो किया है, आपने जो बताया कि नुकसान हुआ, आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं कि आने वाले इस बिल के तहत आपका और आपके जैसे हर मेहनत कश किसान, जो जिनको आपके शब्दों में बिचौलिया ना कहा जाए, ऐसे लोगों का निश्चित ही फायदा होगा? निश्चिंत ही किसानों का इसमें फायदा होना तय है। रह गई बरगलाने वाली या भ्रमित करने वाली बातें, तो ये किसी न किसी राजनीतिक दलों के द्वारा, या जिनका स्वार्थ है, जो नहीं चाहते किसान कहीं ना कहीं संपन्न हो, समृद्धशाली हो, आत्मनिर्भर बने, उनका ये प्रयास है। ये कुत्सित प्रयास कहूँगा मैं इस प्रयास को, कि इस देश के किसानों को आत्मनिर्भर ना बनने देना। और किसानों को भी इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि कोई मेरे ज़मीन के फसल का एग्रीमेंट करता है, ना कि मेरे ज़मीन का। हमारे ज़मीन को कोई नहीं, ज़मीन हमारी माँ है, जैसी हमारी गौ माँ है वैसी हमारी धरती माँ है। हमारी माँ को हमसे कोई नहीं खरीद सकता, मगर अगर हम इसी हिसाब से खेती करते जाएंगे तो एक न एक दिन हमारी ज़मीन जायदाद जरूर बिक जाएंगे, हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। अगर हम केंद्र सरकार की ऐसी अच्छी नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं और ये जो विजातीय तत्व हैं, बिचौलिए हैं, राजनीतिक तत्व हैं, विध्वंसकारी षड्यंत्रकारी तत्व हैं, ये जीत जाते हैं, तो निश्चित ही ये किसानों की हार होगी, ना कि केंद्र सरकार की हार होगी। बहुत अच्छी जानकारी दिया राजेश भाई आपने। बस इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने बीच में बात की कि गौ आधारित खेती, तो लोगों को आज बहुत भ्रम है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि शायद वो समय लौट रहा है कि एक दिन सारा चीज़ गौ आधारित पर होगा। तो आपके पास भी मैंने देखा है बहुत सारी गाय हैं और आपका पूरा ये सब व्यवस्था जो है आपकी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, ये गौमूत्र से और गौ के सारे अपशिष्ट पदार्थों से, गोबर से, ये सब आपने बनाया है। तो इसका आप लाभ कितना ले पा रहे हैं जो किसान नहीं ले पाते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं सृष्टि का आधार ही गौ माता है।
गौ माता के बिना सृष्टि की कल्पना ही असंभव है। ये सब चीजें जो गोबर और गौमूत्र और हमारे बचे खुचे पदार्थ जैसे पके केले हैं, गौमूत्र है, गोबर है, मिट्टी है, इनसे ये सब आपके रासायनिक खादों से अच्छे खाद ये तैयार हो जाते हैं। गोबर जो हम 6-6 महीना साल भर में सड़ाते हैं, पचाते हैं, वो 1 महीने में डिकम्पोज हो जाता है। आपको कहीं भी जाने की, किसी भी दुकानदारों की, आधे किसानों की कीमतें खा जाते हैं कीटनाशक वाले, उसकी बीज वाले, ये आधी कमाई ये खा जाते हैं, आधी कमाई बिचौलिए खा जाते हैं। किसान कर्ज में दबा रह जाता है। किसान जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा, यहाँ से खाद बना के आप पैकेजिंग करके बेच सकते हैं। अगर आपके पास 2 गौ माता भी हैं तो आप 10 एकड़ की खेती कर सकते हैं। उसमें आपको ना रासायनिक खाद खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी, हाँ, क्योंकि हमने जमीनों को बंजर बना दिया है। कहीं ना कहीं यूरिया, डीएपी, रासायनिक जितने खाद हैं, कीटनाशक हैं, जिनमें आज लगातार आप देख रहे हैं हमारे समाज में बीमारियां इतनी बढ़ गई है। जिसको देखो छोटे छोटे बच्चों को शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की तकलीफ, क्योंकि हम जहर खाएंगे हमारे शरीर में जहर जाके कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। पहले के लोग की औसत आयु 100 साल थी, आज 60 साल जी पाना असंभव है। आप पेपर में देखेंगे, अखबारों में देखेंगे, काले बालों वाले ज्यादा मृत्यु के काल के ग्रास बन रहे हैं। कारण है कहीं ना कहीं हम जैविक खेती, गौ माता से दूर होते जा रहे हैं। जिस दिन से हमने अपनी माओं को, गौ माता को सड़क में छोड़ दिया है, ये सबसे बड़ा अपराध हम अगर कर रहे हैं तो गौ माता को जो हम सड़क में छोड़ रखे हैं। और गौ माता को जिस दिन हम उनकी सेवा करनी शुरू कर देंगे, गौ आधारित खेती शुरू करने से कोई भी गौवंश आपको सड़क में दिखाई नहीं देगा। सारी गौ माता घरों में बनेगी, गौ सेवा होगी और गौ आधारित खेती होगी। धन्यवाद गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, आपके इस रहस्य उजागर मैं कहूँगा, इससे बहुत सारे लोगों को ये समझ में आएगा कि जो वाकई में जो किसान है, जो अपनी ज़मीन में है, उनको इस चीज़ों से कोई डर नहीं है। ये जो ज़मीनों पे लोगों की, दूसरों की मेहनत पे धन कमाने की जो सोच रखते थे, इनको तकलीफ है। आपसे बात करने पे ये समझ में आया कि जो एक्चुअल किसान है, जो अपने खेतों में है और गौ आधारित खेती करे, ऑर्गेनिक खेती करे, तो उसको कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। और ये जो कृषि बिल है, ये आप लोग के निश्चित ही भलाई के लिए है। देखिए, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि 1-2 वीडियो और बना के लोगों को ये समझा सके। और आप सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये एक किसान के मन की बात है, ना कि प्रोपोगंडा है। और आप सभी को इसी के साथ जय माता दी, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, धन्यवाद।